তাদেরকে ফাইন করে মারা হচ্ছে ততক্ষণ বডি জ্বালানো হবে না চন্দ্রদাস। पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार का गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पीए, जो उनके साथ लगभग 5 साल से काम कर रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो पीए हैं उनका नाम है चंद्रनाथ रथ। वो बुधवार रात करीब 11:30 बजे के आसपास नॉर्थ 24 परगना जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहां से गुजर रहे थे। बताया गया 4-5 अज्ञात हमलावरों ने, जो बाइक पर सवार थे, इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी रोकी, घेरी और 4-5 राउंड फायरिंग की, जिसमें कुछ गोलियां सीधे चंद्रनाथ के सीने पर लगी, माथे पर लगी। उसके बाद उनको पास के अस्पताल में ले जाया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। शुवेंदु अधिकारी खुद भी जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था वहां पर पहुंचे हैं और उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आई हुई हैं। सभी तरफ से जो खासतौर पर टीएमसी का जो पक्ष है वो भी इस पूरे मसले पर सामने आया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि हम मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की निंदा करते हैं। हम इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करवाई जाए। अन्य भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी जांच करवाई जाए। तो टीएमसी की तरफ से ये बयान आया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये पूरा प्री प्लान्ड था, जिस तरीके से हत्या की गई ये कोई मामूली वारदात नहीं है, जाहिर सी बात है, और इसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। इसके बारे में और बात करेंगे, मगर मेरे साथी विनय सुल्तान है जो आपको बताएंगे कि ये घटना आखिर रात 11:30 बजे किस तरीके से हुई। दरअसल चंद्रनाथ रथ जो हैं वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं शुवेंदु अधिकारी के साथ में, जो बीजेपी के नेता हैं। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान रहे हैं चंद्रनाथ रथ, और 2021 से लगातार शुवेंदु अधिकारी के साथ में रहे हैं। उनके पर्सनल स्टाफ के तौर पे, पीएस के तौर पे वो हमेशा उनके साथ में थे। पहले चंद्रनाथ रथ का परिवार जो है वो शुवेंदु अधिकारी की ही तरह टीएमसी में हुआ करता था, लेकिन जब शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी बदली तो उसके साथ साथ चंद्रनाथ रथ के परिवार ने और चंद्रनाथ रथ ने भी अपनी पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है उनको चेंज कर लिया था। 2021 से लगातार वो शुवेंदु अधिकारी के साथ में। ये घटना हुई है नॉर्थ 24 परगना में। नॉर्थ 24 परगना में एक इलाका पड़ता है मध्यम ग्राम, यहाँ पर ये घटना हुई है। ये एक एनएस से जा रहे थे, नेशनल हाईवे नंबर 12 से इनकी गाड़ी जा रही थी। एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसके ऊपर साफ लिखा हुआ था WB लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऑन ड्यूटी ये इंग्लिश में लिखा हुआ था उसके साफ स्पष्ट। और वहाँ पे जो को ड्राइवर सीट होती है उस पर चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे और 4-5 मोटरसाइकिल पे सवार लोग आए। लगभग 4-5 मोटरसाइकिल आई, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और वहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो को ड्राइवर सीट है उसके ऊपर जो उसके जो साइड ग्लास है उसके ऊपर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें से हमको जो अभी तस्वीर दिख रही है उसमें कम से कम 4 होल जो है बुलेट के वो दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट तौर पे, जहाँ पे बुलेट जो है अंदर घुसती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो 4 गोली तो कम से कम चली हैं, इसकी कंफर्मेशन फोटो देख के होती है। और इसमें जो है इनको माथे पे और छाती में गोली लगी है, जिसके बाद में इनको तुरंत अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ पे ये इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। और उसके बाद में शुवेंदु अधिकारी खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो है वहाँ पे लगातार जो है अपने उनका जो ड्राइविंग स्टाफ था और जो गाड़ी में लोग सवार थे उन 3 और लोग भी घायल हुए बताया जा रहा है। हाँ, जब इस किस्म से गोली चढ़ती है गाड़ी में तो उसके स्प्लिंटर कई जगहों पे जाते हैं। वो अगर मान लीजिए कई बार जब इतने नज़दीक से गोली मारी जाती है सौरभ, तो वो थ्रू एंड थ्रू निकल जाती है बॉडी से, तो जो पीछे आदमी खड़ा होता है उसको भी गोली लगने की संभावना एक रहती है। तो ड्राइवर, क्योंकि को ड्राइवर सीट और ड्राइवर सीट के बीच में बहुत दूरी नहीं है और जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही गोली मारी गई है, तो उसमें ड्राइवर का गंभीर रूप से घायल होना बहुत स्वाभाविक है कि उनको कहीं ना कहीं चोट आई होगी, चाहे वो बुलेट इंजरी से आए चाहे काट के टूटने से आए। तो उनके साथ जो गाड़ी में लोग घायल रहे होंगे उनको चोटें आना बहुत निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनको चोटें आए। अच्छा, इस बीच खबर एक ये भी कि बशीरहाट में एक भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई है। उनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज अभी चल रहा है। और इससे पहले भी हमने एक अलग रिपोर्ट भी की थी पूरा, जो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस शुरू हुआ है इस बार, इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं और 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की बात भी आई है। इसके अलावा जगह जगह एक दूसरे पर हमले, कार्यालयों पे हमले, इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। तो विनय, ये तो मतलब बड़ा गंभीर विषय है और ये तो जिस तरीके से मतलब हिंसा के बाद अब ये हत्याओं का दौर शुरू हो रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक है। जी, लगातार जैसे पश्चिम बंगाल में एक ये कहा जाता है कि वहाँ की राजनीतिक संस्कृति में जो है
हिंसा बहुत बुरी तरीके से गुथी हुई है। लगभग पिछले 5 दशक से ऐसा हम देखने को मिलता है हमको। सन 1972 से अगर हम ले लेते हैं, जिस समय सिद्धार्थ शंकर रे जो है मुख्यमंत्री बनते हैं बंगाल के, उसके बाद से ही जो है राजनीति में हिंसक दौर जो है हमने देखा है। हर बार जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे 1977 में हुआ हो, चाहे 2011 में हुआ हो, बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने ये देखा कि 2018 का जो पंचायती चुनाव था वो पूरे सूबे में सबसे खूनी चुनाव जिसको माना जाता है, जिसमें 75 लोग पोलिंग प्रोसेस के दौरान मर गए और सैकड़ों लोगों को पोलिंग प्रोसेस के बाद में घर छोड़ने पड़े, अपने घर से पलायन करना पड़ा इस डर से, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मौत के घाट उतार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति वहां पे बनी हुई थी। 2021 के चुनाव के समय भी 17 लोगों के तकरीबन की मौत पोलिंग प्रोसेस के दौरान हुई। उसके बाद में अमित शाह जो गृह मंत्री थे, उस समय बीजेपी विपक्ष में होती थी, अमित शाह ने बाकायदा बयान दिया कि हमारे 300 कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के द्वारा की गई है। ऑन रिकॉर्ड अमित शाह के द्वारा दावा किया गया, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। और कई लोगों को, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बगल के राज्य असम चले गए थे। कई लोग जो है बिहार और अन्य राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे पलायन करने पे भाजपा कार्यकर्ताओं को मजबूर होना पड़ा। ये वहाँ की स्थिति थी 2021 की। और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बीजेपी इस हिंसा से निकल के आई है, उसने इस हिंसा के रिसीविंग एंड पर रही है, तो बीजेपी के सत्ता में आने से क्या हो सकता है, ये हिंसा का चक्र टूटेगा। लेकिन अभी वो होता हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पोस्ट पोल जिस तरीके की हिंसा फिर से हमको भड़कती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक बात ये भी क्लियर कर देने वाली है कि अभी बीजेपी ने सरकार अभी नहीं संभाली। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, मगर अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो है, जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग के हाथ में है। और जो सीएपीएफ तैनात है, करीब 70,000 से ज़्यादा जवान अभी भी पश्चिम बंगाल में हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात, जैसा विनय बता रहे हैं कि एक लंबा इतिहास रहा है, 50 साल से वहाँ पर इस तरह का इतिहास रहा है, तो क्या इस हिंसा को रोकने के लिए क्या पहले से कोई प्रायर तैयारियाँ नहीं की गई थी? क्या जो इतिहास रहा है उससे सबक लेते हुए, और जिस तरह का मैंडेट, एक बड़ा मैंडेट मिला है, वो इसी बात पे मिला है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना दोहराई जाए, तो ये एक बड़ी चूक है जिसपे जो भी करेक्टिव मेजर्स जल्दी से जल्दी लिए जाने चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं अब और ना हो, किसी और को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इसमें 2-3 बात कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसके लिए सिर्फ मतलब बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वहाँ की राजनीतिक संस्कृति इस तरीके से रही है सौरभ। और दूसरी बात यह कि बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता जो है निशाने पर रहे हैं। मधु मंडल हैं, जो कि कलकत्ता के न्यू टाउन में 46 साल के बीजेपी कार्यकर्ता थे। वो जो सेलिब्रेशन का उत्सव मना के निकल रहे थे और उनको जो है कहा गया कि ये पिछले बार की बात कर, नहीं इसी बार, अच्छा, अभी कल की बात है, न्यू टाउन की। और वहां पे उनकी झड़प हुई है टीएमसी कार्यकर्ताओं। उस झड़प के दौरान उनकी जो है मौत हो गई चोट लगने की वजह से। उदय नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ता हैं जादव बार, उनकी पीट के हत्या कर दी गई है। और यहाँ पे बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पे कि टीएमसी के लोगों ने हत्या की है। बीरभूम के नारून में टीएमसी कार्यकर्ता है अबीर शेख, वो अपने रिश्तेदार के साथ में जा रहे थे, हुसैन अली के साथ में, और उनको रास्ते में उनके ऊपर घात लगा के हमला हुआ। अबीर शेख के परिवार का कहना है कि उनकी हत्या जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घात लगा के की। तो इस किस्म का माहौल जो है बना हुआ है लगातार बंगाल में। और ये हिंसा जो है ये किसी भी समय अगर ये रौद्र रूप ले सकती है, इसको रोकने की जिम्मेदारी जो है अभी राज्यपाल के पास में, चुनाव आयोग के पास में है। 700 कंपनी जो है वहाँ पे तैनात है सीएपीएफ की, केंद्रीय सशस्त्र बलों की। लगभग 70,000 जवान होते हैं। और उसके अलावा बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है वहाँ पे। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। अगर सरकार चाहे तो स्थिति, अगर सेना को भी उतारना पड़े किसी भी तरीके से, हिंसा की ये स्थिति जो है उसको नियंत्रण में लेना बहुत जरूरी है। मतलब जो हमने 2021 के बाद देखा कि 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव तब भी लड़ी थी पर हार गई थी, और उसके बाद एक पोस्ट पोल वायलेंस का लंबा इतिहास रहा, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। अब सरकारी आंकड़े कुछ और, पर उनका दावा ऐसा है। तो अब वो दोबारा इस बार चुनाव के 26 के चुनाव के बाद ना दोहराया जाए, इसको हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो आने वाली सत्ता है, जो सरकार जो 9 तारीख को शपथ लेगी, वो भी सुनिश्चित कराए। जो चुनाव आयोग है वो भी इसको सुनिश्चित कराए हर हाल में कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। कैसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो नया मैंडेट दिया है उसका विपक्ष को भी हर तरीके से सम्मान करना चाहिए। दोनों तरफ से रिस्ट्रेन करने की जरूरत है। दोनों तरफ से ये समझने की जरूरत है कि अगर शांति भंग हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बहुत सेंसिटिव इलाका है और बगल में ही बांग्लादेश सटा हुआ है, और वहाँ पर जो है अगर यहाँ पे जो हिंसा होती है, हो सकता है उसका जो
मतलब एक परिणाम जो है वहाँ पे उसका एक रिएक्शन जो है बांग्लादेश में देखने को मिला। ये मैं बिल्कुल हवा में नहीं कह रहा हूँ। 1991 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसके बाद जिस तरीके से पूरे भारत में जिस तरीके से एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल हो गया था, उसका जो है हमको रिएक्शन वो बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी देखने को मिला था। अभी जब सीए एनआरसी के समय जो स्थिति हुई थी, उसका रिएक्शन भी हमको बांग्लादेश में देखने को मिला था। उस समय शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती थी और उन्होंने ये कहा था कि आप जो भारत में करते हैं उसके परिणाम जो है हमें बांग्लादेश में भुगतने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। तो हालांकि अभी तक जो है ये पूरी की पूरी हिंसा किसी भी तरीके से सांप्रदायिक मोड़ नहीं लेती हुई हमको दिखाई दे रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं लेते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये मामला मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील जगह है। वहां पे बहुत सावधानी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत है। अभी जो जिसको नीड ऑफ द आवर कहा जाता है वो ये है कि वहां पे किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, चाहे उसके लिए जो भी कदम प्रशासन को, राज्यपाल को, चुनाव आयोग को उठाने पड़े, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो इसके लिए जवाबदेह हैं, उनको जो भी कदम उठाना पड़े वो कदम उनको उठाने चाहिए और तुरंत जो है इस हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये अभी हमारे तो भाई जो सत्ता में आने वाली बीजेपी है उनके नेताओं से भी, और जो विपक्ष में टीएमसी रही है, या जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी से अपील है भाई कि सभी के जो बड़े नेता हैं वो सामने आए और अपने जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो नीचे का कैडर है, उनको संभालें, उनको ये संदेश दें कि भाई इस पश्चिम बंगाल को आगे ले जाना सभी का मिलकर साथ में जाहिर सी बात से काम है। तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो, बाकी जो जिम्मेदार हैं वो थोड़ा और अलर्ट हों, और ऐसी घटनाएं, क्योंकि इतिहास एक रहा है, तो उसे सबक लेते हुए आगे ना हो, इसको सुनिश्चित हर हाल में किया जाना चाहिए। हमारी नज़र इस घटना पर बनी हुई है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोलकाता जाएंगे, वहाँ पर भी जाके आपको घटना का जो भी अपडेट है वो बताएंगे। आप न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। मेरे साथी विनय सुल्तान है, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे आप हैं। शुक्रिया।